नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। बरसात के मौसम में भूमि कटाव को रोकना है जरूरी। कैसे लें अदरक की फसल से अधिक उत्पादन। सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि का क्षेत्र कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भूमि बची है वह अनियमित वर्षा, अकाल और सूखे जैसी परिस्थितियों की वजह से खराब हो रही है। वहीं दूसरी ओर मृदा की उपजाऊ परत का वर्षा जल के साथ बह जाने से कृषि कार्यों में संकट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो किसान भाइयों, मृदा कटाव को कैसे कम किया जाए, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर M.K. अवस्थी से। आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूँगा, जो सॉइल का संरक्षण है, मिट्टी का संरक्षण है, उसके बारे में आप स्वयं अपने स्तर पे क्या कार्य कर सकते हैं, जिससे कि ये इस भयावह समस्या से कुछ पॉइंट तक अपन निजात पा सकते हैं। कई तरह के अपर्दन होते हैं, जिसमें एक अपर्दन होता है शीट इरोजन कहते हैं। उसमें इतना बारीक एक एक परत जाती है कि हमको मालूम ही नहीं चलती, सालों साल मिट्टी हमारी कम हो जाती है। पर हमारा नज़र जब जाती है जब वो गली के रूप में फॉर्म हो जाती है और हमारे खेत को काटने लगती है। आपने देखा होगा अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें सारा मडी वाटर है, गंदला पानी है। गंदला पानी केवल आप समझते हैं कि ये उसमें मिट्टी के कण उसमें घुले हुए, पर ये सालों साल में जब आप देखते हैं कि जो लॉस हो गया वो फिर वापस में पाया नहीं जा पाता। कृषि पर अत्यधिक उत्पादन का दबाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है, जिसके कारण वनों और चारागाह क्षेत्रों को खेती के लिए तेजी से परिवर्तित किया गया, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण प्रतिवर्ष हो रहा है। जैसा कि खेत की ऊपरी 4 से 6 इंच परत ही उपजाऊ होती है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कुप्रबंधनों के कारण ये परत हवा और वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों, तालाबों व समुद्र में पहुँच रही है और मिट्टी की उत्पादकता में भारी ह्रास हो रहा है। किसान भाइयों, हमारी खेती का अस्तित्व मिट्टी से है, अतः कृषि को बचाने हेतु हमें मृदा संरक्षण के सभी उपायों को अपनाना होगा। तो किसान भाई अपने उपाय करते हैं, किसी तरह से पत्थर वगैरह रख के बनाते हैं। यदि मिट्टी के बांध के बराबर, बंड के बराबर ऊंचाई से आप पत्थर जमा देंगे तो जब पानी उस पर आके लगेगा तो नेचुरली जो जहाँ कमज़ोर है उसको तोड़ेगा, तो आपके पत्थर रखे रह जाते हैं, बाजू से कट जाता है। तो जब भी आप पत्थर जमाएं तो एक ऐसा ढलान नुमा बना दें बीच में से जहाँ से पानी निकल सके। जब हम इस वेग से पानी को अपनी फील्ड से निकालेंगे तो ये मिट्टी की जो काटने की दर है वो कम हो जाएगी। तो मिट्टी की काटने की दर कम जब हो जाएगी तो वो वहीं पे खेतों में मिट्टी रुकेगी। जल द्वारा मृदाक्षरण की समस्या को कम करने के लिए हमें पानी के बहाव की गति को कम करना होगा, अतः इसके लिए कंटूर और सीढ़ीदार खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी है। फसलें दो तरह की होती हैं। एक फसलें वो होती हैं जो कि मृदा अपर्दन को बढ़ाती हैं, दूसरी फसलें वो होती हैं जो कि सॉइल को बिल्ड करती हैं, जैसे नाड्यूल्स वाली फसलें। आप चना समझिए, सोयाबीन समझिए, इनके नाड्यूल्स होते हैं। किसी भी तरह का वनस्पति का आच्छादन होने से 3 तरह से हमारा मृदा अपर्दन रुकता है। पहला, जब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तेज इंटेंसिटी का पानी गिरता है। यदि हमने समय से फसलें बोई हैं, चाहे सोयाबीन बोई हो, चाहे किसी भी तरह का जो ऐसी फसलें जो कि ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो ये जब अपने भरपूर उठान पे जब आती है उसी समय इंटेंसिटी भी पानी की सबसे ज़्यादा होती है।
तो जब पानी तेज़ी के साथ गिरता है तो सबसे पहले तो इंटरसेप्शन हो जाता है, उसकी तेज़ी जो बूंद की जो तेज़ी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मिट्टी को तोड़ देती है, और वो जब टूटी हुई मिट्टी का छोटे छोटे कण बहते हुए पानी के साथ में चले जाते हैं, तो सबसे पहले तो इंटरसेप्शन से रुक जाता है आपका अपरजन। दूसरा, जब ढाल के साथ में पानी बहता है तो ये पौधे क्या करते हैं कि अपनी जड़ों को से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो मिट्टी को पकड़ने के कारण एक वो ससेप्टेबल नहीं होती कि बह पाए। तीसरी चीज़, उसके वर्षा जल के मार्ग में ये अवरोध जैसे होते हैं, तो पानी की गति को धीमा करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पानी की गति को धीमा करें। यदि आपने क्रॉस दी स्लोप बोनी कर रखी है तो जो नाली के जो पानी है उसमें भरेगा और ज़्यादा समय मिलेगा कि अंदर जाए, तो इस तरह से मिट्टी संरक्षण भी होगा और आपका नमी का संरक्षण भी होगा। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। खेत से मृदा क्षरण को रोकने के लिए मेड़बंदी एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाएं। इन मेड़ों पर वृक्ष, झाड़ी, बहुवर्षीय घासों को लगाएं। हरी खाद वाली फसलों को लेना, फसल अवशेषों को बिना जुताई के खेतों में छोड़ना, ढाल के विपरीत बुनाई करना इत्यादि क्रियाएं काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा क्षरण से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान ने अदरक की फसल लगा रखी है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि किसान अदरक की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक हानि होती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह। जैसा कि किसान भाइयों, अभी देखा जा रहा है कि अपनी फसल में बहुत ही अदरक की फसल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल रहती है। अगर उसकी समसामयिक पर नहीं ध्यान दिया गया तो उससे आपको घाटा भी बहुत सहना पड़ता है, जिसमें महत्वपूर्ण बात एक जो रहती है अपना खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें किसी केमिकल दवा की आवश्यकता नहीं है, इसको अपने को हाथ से निदाई गुड़ाई करके ही अपन खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य फसल है उसमें अपन निदाई गुड़ाई के लिए किसी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं या कैसे भी अपन निदाई गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस फसल में उस तरह से अपन निदाई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके कुशल श्रमिक हैं, जो अच्छे श्रमिक हैं, जिनको अदरक की निदाई गुड़ाई करते आता है, उस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग करना है, क्योंकि बढ़वार के साथ साथ आपकी जब फसल बढ़ रही है उसके साथ साथ नीचे देख रहे होंगे कि कंदों की भी वृद्धि हो रही है। अगर उन कंदों को आप डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, तो आपका उत्पादन प्रभावित होता है। अब निदाई गुड़ाई आप कुशल श्रमिकों से करवाने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य आता है मिट्टी चढ़ाना। जैसे ही आपने निदाई गुड़ाई ख़त्म की है, उसमें जो अपने कंद जहाँ बन रहे हैं उनके ऊपर आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो कंदों का आकार बढ़ता है और आपकी अदरक की फसल अच्छी उत्पादन होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, अदरक की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक कंदों की पैदावार के लिए इस समय फसल में जल निकास की व्यवस्था करते हुए आवश्यकता होने पर फसल में सिंचाई कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके बाद जैसे दूसरा अपना बिंदु आता है जल प्रबंधक एवं
जो अपना अधिक जल हो जाता है उसको निकालना। इसके लिए आवश्यक होता है कि जैसे ज़्यादातर किसान अपने देखे हैं कि मेड़ों पे ही या रिज बेड प्लांटर से ही अपना अदरक की खेती करते हैं। लगातार बारिश होने के कारण भी अपने खेत में अधिक पानी रहता है। इसमें देखते हैं कि अपनी जो नालियां हैं उनको बिल्कुल साफ़ सफाई रखें। कभी भी उनमें ये न रहे कि कहीं कचरा आ रहा है या जाम हो रही है। तो अपने को जल निकास करना नितांत आवश्यक है। जल निकास के साथ साथ ये भी देखने अपने को पड़ता है कि लंबे समय से अगर बारिश नहीं हुई है तो ये नहीं कि अपने खेत में दरारें पड़ जाएं, नमी कम न रहे। नमी बहुत आवश्यक है, इसके लिए अपने को सिंचाई करना भी पड़ती है। अब सिंचाई करने के लिए अपने को देखना पड़ता है कि मिट्टी अपनी कैसी है। अगर अपनी मिट्टी हल्की है तो उसमें 8 से 10 दिन में सिंचाई करने की आवश्यकता है। भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो उसमें लंबे समय में 10 से 15 दिन में अपन सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन शुष्क नहीं रखना है अपने को खेत में, ना अपने को ज़्यादा नमी रखना है ना शुष्क रखना है। इन दो बातों को अपने को ध्यान में रखकर ही अदरक की फसल लगाना चाहिए, जिससे अपन अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल की उचित बढ़वार के लिए पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदरक की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अगर अदरक में पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इस समय क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाइट्रोजन 1/3 हिस्सा देते हैं बुवाई के समय। फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर सभी पूरा डोज अपन दे देते हैं बुवाई या जुताई के समय, लेकिन नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा देते हैं। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि अपनी फसल कमज़ोर है या पोषक तत्व की कमी से लक्षण उसमें दिख रहे हैं। तो इन सब के नियंत्रण के लिए अपने को एक NPK 19-19-19 आता है, जिसका 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पोषक तत्व का उपयोग जब ही करना है जब अपनी फसल में आवश्यकता है। अगर अपनी फसल में आवश्यकता नहीं है तो इसकी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर फिर भी अपनी फसल कमज़ोर दिखती है तो एक 0-52-34 करके आता है, जिसमें 0% नाइट्रोजन रहती है, 52 फास्फोरस और 34% पोटास रहता है। ये 0-52-34 अपन बाद में इसलिए उपयोग करते हैं कि उस समय अपने को पौधे की बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, तो 0% नाइट्रोजन देते हैं। पौधे को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने को कंद मजबूत करना है, बड़े करना है, सुंदरता लानी है, इसीलिए फास्फोरस पोटास उसमें 52 और 34% रहता है, तो उसको अपने को बाद में देने की आवश्यकता रहती है। तो ये दो पोषक तत्व जो हैं अपने उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी और पैदावार भी अपनी बढ़ने की संभावना रहती है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जैविक उत्पादन के उपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। आज हम आपको गांव इटावा भोपची, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के साथ वर्मी वॉश तैयार करके फसलों में उपयोग कर रहे हैं। जो
बैग है उसको एक तरफ हम ढाल रखते हैं, तो ढाल में जो इसका जो पानी, जो अतिरिक्त पानी होता है केंचुआ खाद का, वो एक तरफ ढाल से होता हुआ एक साइड में आकर गिर जाता है, तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें खैर उसको हम वर्मीवाश, प्योर वर्मीवाश तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं, वर्मीवाश के भी करीब आधे गुण होते हैं। तो एक तरह से खाद का एक तो रस है उसमें, और दूसरा जो अपने वर्मीवाश भी उसमें काफ़ी मात्रा में गुण होते हैं। तो ये फसल के लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से टॉनिक का काम करता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई फसलों की अच्छी बढ़वार और फूल झड़ने और फल गिरने से रोकने के लिए कई तरह के उर्वरकों और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से लागत खर्च अधिक तो आती ही है, साथ ही उत्पाद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इन सब के समाधान का सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है वर्मी वॉश, जिसे किसान अपने स्तर पर बनाकर फसलों और बागों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वर्मी वॉश बनाने की विधि के बारे में, जो इस प्रकार से है। इसको हम 3-4 तरीके से फसल में काम में लेते हैं। एक तो इसको थोड़ा थोड़ा हम ड्रिप में चढ़ाते हैं। एक साथ ज़्यादा चढ़ाने से उसमें नुकसान भी हो जाता है कई बार, क्योंकि उसकी ईसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसको करीब 1 एकड़ ज़मीन में हम 2 लीटर करीब वर्मीवाश चढ़ा देते हैं एक बार में, तो किसी तरह का नुकसान नहीं करता और पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन उसको आपूर्ति करता है। दूसरा हम यूज़ करते हैं उसको पौधों पर स्प्रे करने के लिए। पौधों पर स्प्रे करने में इसका बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट में देखने को मिलता है। हमें 15 लीटर 18 लीटर की जो टंकी आती है स्प्रे करने की, उसमें करीब आधा लीटर हम उसको डालते हैं, तो उससे पौधों में अलग ही रौनक दिखाई देती है। और तीसरा उपयोग हम करते हैं कि जैसे ट्राइकोडर्मा, फिशलोमाइसिस, सुडोमोनास वगैरह जो बैक्टीरिया हम डेवलप करते हैं, तो उसमें उनको खाने के रूप में उसको ये वर्मीवाश का थोड़ा सा जूस उसमें डालते हैं ड्रम में, तो उससे वो अच्छी तरह से बैक्टीरिया वगैरह को खाना मिलता है, तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से 2-3 तरह से हम उसको काम में लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद काम हो रहा है। एक ही काम में जैसे जो बैग है उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट खाद भी मिल रहा है और वर्मीवाश का पानी भी हमें उपलब्ध हो जाता है। किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी वॉश बनाकर फसलों और फल बागों में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कम खर्च में अच्छी गुणवत्ता की उपज मिलने के साथ साथ उपज का बाजार में अच्छा भाव भी मिलता है। तो सावधानियां भी हमको रखनी चाहिए। एक तो हमेशा इसके ऊपर छाया होनी चाहिए। धूप में केंचुआ जो केंचुआ धूप पसंद नहीं है, एक तरह से उसको उजाला भी पसंद नहीं होता है। उनको छाया में पहली बात तो किसी पेड़ की छाया में घास फूस वगैरह से उसको ढक कर रखते हैं, या फिर किसी पतले जालीदार ढक कर रखते हैं। ये सबसे ज़रूरी काम। और दूसरा ज़रूरी जो काम है वो है हमेशा उस पर नमी बनाए रखना। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सरेरा, जिला बीकानेर के प्रवीण कुमार ने। आपने कातरा कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यहाँ अंश। यह कीट बहुभक्षी कीट है जो लगभग सभी फसलों को आता है। उसके अलावा ये खरीफ में सबसे ज़्यादा चौला, मूंग, गंवार, और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है, जिससे फसल से मिलने वाले उत्पादन में कमी देखने में आती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान किस तरह से करें, आइए जानते हैं। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर, और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर्स जिसको बोलते हैं।
तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लट काफ़ी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो ये लट का प्रकोप कम होता है, और जहाँ बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में तो इस लट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लट कमज़ोर हो जाती है और मर जाती है। तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ बारिश में अंतराल आ गया कि 1 हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, इस कीट द्वारा होने वाली क्षति से फसल को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप इस कीट का समेकित नियंत्रण करें। तो किस तरह से करें इसका समेकित नियंत्रण, आइए जानते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोये छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत की आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर अगर फिर भी इस कीट की संभावना ज़्यादा बना रहती है तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चंवला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चंवला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। प्रकाश पाश लगाएं, 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉनफायर बोलते हैं। उस बॉनफायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज़्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।